पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेके आए हैं आपको फिर से हमारे इंडिया के एक और एपिसोड में और तारुफ कराते हैं आपका वही हमारे ब्रिगेडियर साहब से। थैंक यू मनीष जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, हमारे इंडिया में। थैंक यू। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं जी। हम आज एक और बड़े एक गंभीर मुद्दे पे बात करने आए हैं आपसे। और उसके लिए मैं समझता नहीं कि हमारे पास ब्रिगेडियर साहब जैसा एक बिल्कुल ही एक्सपीरियंस्ड आदमी से बढ़कर और कोई आदमी होगा जो इसमें हमको ज्ञान दे पाए। थैंक यू। तो वो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कुछ डिफेंस पर्सनल के जो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, भाई वो आगे काम करना चाहते हैं, वो काम करें, किस क्षेत्र में करें और कैसे करें। तो उस पर हम चाहते हैं ब्रिगेडियर साहब या ना भी करें, उनकी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है। तो मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए मनीष जी, ये एक बहुत इंडिविजुअल सवाल है कि किसी को काम करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद या काम नहीं करना चाहिए। और हर एक की देखिए अपनी ज़रूरत, अपनी रिक्वायरमेंट है। जी सर। अमूमन जो डिफेंस, अब मैं खाली बात कर रहा हूँ डिफेंस ऑफिसरों की, मैं नॉर्मल जो डिफेंस पर्सनल है जैसे हमारे जेसीओ जवान है, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम एक अलग से रिक्वेस्ट कि आप बनाए वीडियो। देखिए अमूमन जो डिफेंस ऑफिसर है वो 54 से लेके 58 तक रिटायर हो जाता है ना। ये जनरल मैं बता रहा हूँ, अलग रैंक एंड प्रोफाइल वाइज अलग अलग बेस्ड हो सकता है। तो अब आपकी क्या ज़रूरत है? देखिए आपके बच्चे हैं, सेटल हुए हैं, नहीं है, कोई आपकी मेडिकल नीड्स है, कोई आपके पेरेंट्स हैं जिनकी, मतलब आपके ऊपर क्या जिम्मेवारियां हैं और आप क्या निभाना चाहते हो उन जिम्मेवारियों को। तो ये बड़ा इंडिविजुअल सवाल है, इस पर मतलब कोई आदमी निष्कर्ष नहीं दे सकता कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक जुड़ा मुद्दा जो और है कि कितने आदमी जो डिफेंस ऑफिसर हैं वो सही जगह पे काम कर रहे हैं। जी सर। और जब हम बात कर रहे हैं कि सही जगह काम कर रहे हैं, कि जो पद और जिस विभाग में वो काम करते रहे हैं, क्या उसकी साख वो बराबर उनको मिल रही है कि जहां वो हैं? जी सर। या वो किसी मजबूरी के तौर पे या कोई और पैशन है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमको एक्टिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक रूटीन में, मानता हूं वो चीजें हैं, लेकिन हर एक का अपना एक्टिव रहने का एक तरीका है। और क्या क्या दायरे हैं और क्या क्या चीजें हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया मनीष जी, सबका ये रहता है कि आपने एक एक्टिव जिंदगी जी है पूरी लाइफ अपनी, और आप एक्टिव आगे रहना भी चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस एक्टिव रहने के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि नौकरी करना है या नहीं करना। मैं फिर भी दोबारा कह रहा हूं, मैं लेजिस्लेट नहीं कर रहा हूं कि करना है, इट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन, आपको करना नहीं। लेकिन एक्टिव रहने के और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। तो ये एक मेन मुद्दा है, बहुत लोगों के जहन में ये सवाल उठता रहता है कि रिटायरमेंट के बाद काम करें या ना करें। तो सर ये जो कितने लोग हमारे आर्मी में सेटल हैं या वेल सेटल हैं, ये आंकड़े कैसे पता लगते हैं? नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट ये जानना बड़ा मुश्किल है कि भाई इन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद फिर वेल सेटलमेंट हुए या नहीं हुए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब देखिए, जो भी कोई कहता है वो ये तो नहीं कहता कि मैं, सब यही कहते हैं कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। और एक बड़ा मतलब जो मुद्दा जहन में आता है बहुत बार ये है कि आपको, मेरी एक धारणा है और कुछ लोगों से मैंने और भी बात करी कि देखो जिस महकमे में आप रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसकी साख बरकरार रखनी है। तो भारी आदमी आपको, जैसे कहते हैं ना कि कॉमन लैंग्वेज में, कि हल्के में ना ले ले, तो इस प्रकार का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अमूमन आप देखें ना, बाहर की दुनिया को अभी तो थोड़ा बहुत फिर भी मालूम चलने लगा है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता कि मेरे को डिफेंस ऑफिसर अगर उसको नौकरी देनी है तो किस बेस पे देनी है। एक कुछ 4-5 बेसिक क्वालिटी होती हैं, वो उसी के ऊपर सोच देते हैं कि हाँ भाई ईमानदार होगा, इसकी इंटीग्रिटी होगी, अच्छा काम करेगा, डिसिप्लिन होगा, टाइम का पाबंद है, ये सारी जो एक अच्छी डिफेंस की पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। लेकिन इसके अलावा, इसके साथ साथ और बहुत सारी स्किल्स और अलग लेवल होते हैं जिसमें डिफेंस ऑफिसर अवेलेबल हैं। सो आर दे बीइंग राइटली एम्प्लॉयड ऑन दोज लेवल्स, ये एक सवालिया निशान है जिसे आंकड़े ऐसे जवाब में पूछा ना, ये निकालना बहुत मुश्किल है कि कौन अपनी स्किल सेट के मुताबिक काम कर रहा है और कौन जो है ऐसे मजबूरी ही कॉमन, जैसे कहते एडमिन में डाल दिया। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यार ये डिफेंस ऑफिसर है तो सिक्योरिटी और एडमिन के लिए। जी सर। मोटा मोटा, लेकिन उसने क्या काम किया है, उसने क्या नॉलेज एक्वायर की है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, अगर उस बेस पे अगर उसको आप हायर करें तो उसकी जो यूटिलिटी है और वैल्यू है
वो ज्यादा हो जाती है और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन इवन की फौज में भी अलग अलग तरह के विभाग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सुबह उठने का और रात को सोने का जो टाइम फिक्स है उससे डिसिप्लिन हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ भी टेक्निकल विभाग भी है, कंप्यूटराइजेशन भी है, सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल। तो सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि फौज में होते हैं तो बहुत प्रेशर होता है भाई, समझे नहीं, एक तो वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो अप टू द मार्क है, तो बाहर तो वैसा होता है या नहीं होता है? बाहर भी होता है। सी द जॉब एक्सपेक्ट जो करते हैं आपसे, जी सर, वो उसी प्रकार का। और आजकल के जमाने में तो कॉर्पोरेट में, प्राइवेट में भी बहुत सारा प्रेशर है। जी सर, मैंने एक आध हमने पहले भी वीडियो करे हैं, अगर आप उसमें ध्यान दें, हमने लिखा ना कि आप घर में आते नहीं हो, कोई मैसेज मेल ग्रुप में आपके पास पहले। बिल्कुल सर। देखो अब ये एक और बड़ा आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि एक डिफेंस ऑफिसर मतलब ऑलमोस्ट 50-60 साल ये प्रेशर झेल चुका है, और फिर जब वो दोबारा इस प्रेशर में घुसता है तो उसकी जिंदगी कितनी बरकरार रहती है। बिल्कुल सर, समझे, आप लगातार कंटिन्यूअसली वो प्रेशर झेल रहे हो। जब आराम करने का टाइम आया तो आप वापस से आराम ना भी करो, बट यू लुक फॉर अ लिटिल, थोड़ी सी कंफर्टेबल जॉब हो कि चलो मैं घर आऊं, मेरे को कम से कम घर में तो ना तंग करे। क्योंकि डिफेंस की जो नौकरी है वो 24/7 है। बिल्कुल सर, दिन रात नहीं है उसमें। खड़े होना है तो खड़े होना है, मतलब उस टाइप का हमारा। लेकिन बाहर ये जो है इस टाइप का जो प्रेशर जो है ये आता है। अच्छा, इसके साथ ही एक ऐड करना चाहूंगा कि कई बार जैसे कुछ लोगों से और भी बात करी या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कि कहीं अगर आप गए माने इंटरव्यू देने, तो आपको लगता है यार कि एक कल का एक बच्चा सा आदमी आपसे सवाल जवाब कर रहा है। जी सर। हो सकता है उसकी नॉलेज हो सकता है कई बार उसका इतना एक्सपीरियंस आप जितना ना हो, लेकिन वो आपको सवाल जवाब के एक दायरे में फंसा रहा है, तो आपके लिए भी एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। जी, आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझता हूं सर मैं। और एक जगह जैसे मेरे से किसी ने पूछा, कोई जनाब थे कि सर आप क्या, व्हाई डू यू वांट टू वर्क? मैंने कहा जस्ट सेम रीजन, भाई एक्टिव और थोड़ा अपना कुछ ये काम। तो कहता है सर व्हाई डोंट यू डू एनी फिलैंथ्रोपिक वर्क? तो वो तो मैं कर ही रहा हूं। बिल्कुल सर, मैं पैसे के लिए तो काम कर नहीं रहा, वो तो मैं कर ही रहा हूं। और कुछ थोड़े समय बाद उस जनाब से दोबारा मुलाकात हुई, मैं एक वाकया बयान कर रहा हूं ये। जी सर। तो उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा आप कहाँ हैं? मालूम पड़ा इस वो 1.5-2 साल के समय में वो कम से कम 8-10 नौकरियां खुद बदली कर चुके हैं। मतलब जिनकी खुद की नौकरी का भरोसा नहीं था, वो आपसे आपकी नौकरी के लिए सवाल कर रहा है। बिल्कुल सर। एंड ही आस्क्ड मी कि सर अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपकी राय का बिल्कुल पालन कर रहा हूं, मैं फिलैंथ्रोपिक वर्क ये कर रहा हूं। जी सर। समाज सुधार, समाज सोसाइटी अच्छा बने, हम लोग इसीलिए आमने सामने बैठते हैं, इसीलिए हमारा इंडिया भी बनाते हैं कि हमारा इंडिया कैसा हो। जी सर। देखिए जब सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत इस तरफ हमारा जितने हमारे हैं बैठे हुए उच्च ओहदों पे काम कर रहे हैं कि हम सक्षम बने और भारत देश का नाम जो है ऊंचा हो। बिल्कुल सर। तो मैंने उसको वही जवाब दिया, मैंने कहा मैं बिल्कुल आपकी राय फॉलो कर रहा हूं, एंड आई एम डूइंग ओनली फिलैंथ्रोपिक वर्क ओनली। जी सर। मनी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज पे बैक टाइम टू सोसाइटी। जिस समाज से आप उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हैं, उसको कुछ देने का भी समय होता है। जी सर। दीजिए उस समाज को, वापस दीजिए, कुछ करके दीजिए। तो उस आदमी को बड़ा झटका सा लगा। अब मैं क्या बोलूं, मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हर एक की अपनी परिस्थिति है, लेकिन बात वही है कि आपकी खुद की नौकरी का भरोसा नहीं और आप अगले की नौकरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। अच्छा सर, इतनी बातें हुई, ये तो पता लगा कि भाई हर एक की अपनी नीड होती है, उस हिसाब से वो आगे अपना जीवन को प्लान करता है, क्या करता है। तो सर वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसका ओहदा फौज में था भाई, उसके बाद उसको वो ओहदा मिल पाता है, वो स्टेचर मिल पाता है क्या? ये भी एक बड़ा मुश्किल सवाल है मनीष जी, आप मेरे को ऐसे ऐसे टॉपिक में पकड़ते हो सर। देखिए आप जब किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, जी सर, तो आप चाहे जितनी नॉलेज आपने फौज में गेन करी हो, आप लेकिन उस कंपनी में नहीं रहे हैं, जी सर, तो कोई भी आपको डायरेक्टली बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल में नहीं लगाएगा, क्योंकि बाहर का तौर तरीका आपको मालूम नहीं है। वहां की हमारी न्यू कमिंग है। जी सर। ठीक है ना, किसने कहा कि मैं एचआर भी जानता हूं, तो आपका एचआर फौज में एक अलग टाइप का, सिविल का एक एचआर अलग टाइप का होता है, तो आपको कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट किया जाएगा। अधिकतर मैं ये नहीं कह रहा हूं, कई लोग गए भी हैं टॉप पोजीशन, लेकिन अधिकतर आपको बीच में, फिर आप ग्रो करो। जी सर। तो इसी कारण से आपको कई यंगर बॉसेस भी मिलेंगे कि आपकी उम्र 50, 55, 60 साल की है और आपको 30 साल का बॉस मिला, क्योंकि उसने 20-22 साल में कंपनी ज्वाइन कर ली और वो उस लेवल में पकड़े। तो इस टाइप की परिस्थितियां बहुत आती रहती हैं।
तो आपको यंगर बॉस के नीचे भी काम करना पड़ेगा। जी सर। अच्छा देखिए फौज में भी थोड़ा, देखिए फौज में आदमी किस लिए आता है, देश के मान सम्मान इज्जत के लिए, तो वो तो थोड़ा हर आदमी में होता ही है। तो ये अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट करने में भी थोड़ी सी जो है समस्या आती है। जी सर। अच्छा आप कई बार, एक और उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप देखो तो मतलब कई लोगों को आपको एड्रेस करने का तरीका भी नहीं आएगा। वो बोल देगा हे कर्नल जस्ट डू दिस, या नाम लेके, कई कंपनी में तो बॉसेस नाम लेके, हे फलाना, हाँ अभिजीत डू दिस। आप एक और काम उदाहरण देखो, कई बार टीवी चैनल में भी जो मीडिया वाले अपने आप को इतना ट्रेंड बोलते हैं और जो डिफेंस पैनलिस्ट आए वो उनको सही तरीके से एड्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जी सर। अगर देखो आप उनका नाम डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, उनके पास एक रैंक है, यू में से ओके जनरल सिन्हा, जनरल कुमार या जो भी है इस तरीके से, वो सीधे उनका नाम ले जाएंगे, हाँ अभिजीत बताइए क्या हो रहा है। जी सर। अरे आप अपना एक्सपीरियंस देखो, उनका एक्सपीरियंस देखो, उनका ओहदा देखो, किस रैंक से रिटायर हो रहे हैं। जी सर। तो थोड़ी उस प्रकार की इज्जत जरूर बख्शने की उम्मीद जो है आदमी करता है, लेकिन वो कई बार मिलती नहीं है। तो मनीष जी मुझे लगता है कि जिसमें हम बात करते हैं ना कि साख आपको मिल रही है नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो जिस ओहदे, रैंक और जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप रिटायर हुए हो, अगर परिस्थितियां ठीक हो तो आई फील कि वन शुड आइडली नॉट वर्क। और काम करने के और तरीके हैं, उस पर हम अभी आएंगे और मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम एक्टिव रहें, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, हाँ कि क्या हो सकता है, मतलब व्हाई गेट इनटू दैट रट अगेन। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? जी सर। तो सर जैसा आपने अभी तक का हमें थोड़ा नॉलेज दी, बट लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके अंदर कहते हैं कि बॉस तो सबसे ऊपर बैठा होता है, उसके नीचे बॉस से नीचे बॉस, एक हायरार्की चेन होती है। तो इसमें क्या उसको वो रिस्पेक्ट किसी भी विभाग में अचीव हो पाएगी जो भी डिफेंस पर्सनल से हटके काम करना चाह रहा है रिटायरमेंट के बाद? देखिए बेसिक मैं ये कहता हूं कि यू विल बी अ रिस्पेक्टेड लॉर्ड अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल सेट है जो इतनी इजीली बाहर अवेलेबल नहीं है। या अगर आप जनता जनार्दन टाइप काम में जा रहे हो जी सर, तो फिर फर्क आ जाएगा। जी सर। अब बॉस को मालूम है यार ये आदमी मिलना मुझे इस टाइप का बड़ा मुश्किल है, जी सर, तो आपकी नेचुरली इज्जत बढ़ जाएगी ऑब्वियसली सर। और जब जनता जनार्दन वाली बोले यार ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा, जी सर। ये नहीं तो फला कोई और मिल जाएगा, मतलब यू शुड हैव टू कम आउट द बॉक्स। हाँ। अब मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो खैर नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो कहीं उन्होंने ये भी लगा लिया कि भाई आपको जो हम तनख्वाह दे रहे हैं, जो आपको पेंशन मिल रही है वो माइनस करके देंगे। सिविल वर्ल्ड की बात, सरकारी नौकरी का रिवाज अलग है। ये सरकारी नौकरी में जब आप जाते हो बाद में रिटायरमेंट, ये चीजें मान सकता हूँ, ये आप लेते हो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, लेकिन सिविल वर्ल्ड में क्यों कि हम आपको भाई आपको काम आपके जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। इस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं और होगी, मैं कहीं और से कमाई कर रहा हूं, वो भी आप काट लोगे, फिर तो मैं फ्री में ही काम कर रहा हूँ बैठ करके। तो ये एक ना नए नए अलग अलग रिवाज चालू हो गए हैं। तो इस टाइप के रिवाज जो है ना, और क्या होता है कई बार हमारे अपने आदमी इस टाइप के आइडिया दे देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये नहीं होना चाहिए। सी यू शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर योर वर्क एंड यू शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप कोई बहुत छोटी या लोली पोजीशन में काम कर लेते हो ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की साख को भी धक्का पड़ रहा है जहां से आप काम करके आए हो, जहां आपने नौकरी कर रही है। जी सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कई बार अगर आप देखो तो लोग आपको हायर क्यों करना चाहते हैं, वो मानो कुछ सप्लायर हैं या कुछ डिफेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो खाली आपका कॉन्टैक्ट ढूंढने के लिए कि आप इनरोड बनाओ, ये भी बात वो आपकी स्किल के लिए आपको हायर नहीं कर रहा है। अच्छा आप इस विभाग से रिटायर हुए, चलो यार इनको हायर कर लो, तो ये मेरा कुछ जो है जान पहचान उधर निकाल देगा। अब जैसे कई देखो, अब मतलब कई सिविल सर्वेंट्स वगैरह भी हैं, आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह, उनको भी कई कंपनियां इसलिए हायर करती है कि जो गवर्नमेंट ही डील कर रही है, यार इनको मालूम है कि कैसे काम हो रहा है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये एक रॉन्ग इंप्रेशन है। जी सर। और सिविल वर्ल्ड में ये भी है कि नौकरी हमेशा पीआर से मिलती है। बिल्कुल सर। क्यों पीआर होना चाहिए? ये एक हमने गलत धारणा में हम चलते जा रहे हैं और इन चीजों को बढ़ावा मिलता जा रहा है। नौकरी शुड बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर स्किल सेट, आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या काम कर सकते हो। लेकिन कोई इन चीजों को ध्यान देता नहीं है। जी सर। दुनिया रट में लगी हुई है, दौड़ में लगी हुई है, सब उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। सर जहाँ तक आपसे बात की, मुझे 3-4 चीज़ें लगी। एक तो भाई आदमी की साख होनी चाहिए अच्छी, जहाँ से वो छोड़ के आया है। दूसरी चीज़, उसको उसके काम के हिसाब से तनख्वाह भी मिलनी चाहिए, कोई कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, उसकी पुरानी जिंदगी से रिलेटेड जो भी उसके अपने पर्क्स हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। भाई कंपनी की अपनी एक रेपुटेशन होती है, उसके हिसाब से अपना ढूंढे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए?
मतलब किस टाइप का काम लोग करें, किस टाइम का काम लोग। देखिए एक आइडियल सिचुएशन अब मिल पाती है नहीं मिल पाती मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार को भी जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए किसी अच्छे नेशन बिल्डिंग या सोशल कॉजेज में। जी सर। ठीक है नहीं, इस तरीके के आप एवेन्यूज उनको बना के दें, क्योंकि ये देखिए एक डिसिप्लिन और ट्रेंड फौज है, एक्सपीरियंस फौज है, ऑलरेडी ट्रेंड है, और भारत देश की एक शक्ति है, बिल्कुल गर्व करता है पूरा देश भारतीय फौज के ऊपर। जी सर। ठीक है नहीं, तो आपके पास ये एक मैन पावर रिसोर्स अवेलेबल है, आप इसको ढंग से यूटिलाइज करिए, कोई ऐसी स्कीमें निकालिए जहां आप इनको यूटिलाइज कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत पैसा दें, क्योंकि आदमी काम कर रहा है कि थोड़ा बहुत उनको कुछ कॉम्पनसेशन देते भी रहे, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप उनको एक सीओ लेवल की तनख्वाह देना चालू कर दीजिए, और कोई वर्किंग एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा टैक्सिंग हो, कि आदमी ने कुछ काम भी किया, उसको कुछ मिल भी गया, और उसने नेशन बिल्डिंग और समाज के प्रति जो है अपनी कंट्रीब्यूशन कुछ निकाली। इस टाइप की स्कीमें आनी चाहिए। जी सर। ठीक है नहीं, और पैसा इसलिए है कि थोड़ा बहुत कि आदमी का इंटरेस्ट भी अलाइव रहे। वो कब तक करेगा, फ्री में कराओगे 2-4 साल करेगा छोड़ देगा, या फिर अपना सही से काम नहीं करेगा। ठीक है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूं, कई स्कीमें ऐसी देखी मैंने, लोकल जो अथॉरिटीज हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने निकाली कि हमें फौजी चाहिए जी, किस काम के लिए चाहिए डिफेंस, कि देखे कि क्या इलीगल काम हो गया है, कि क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है, कहां इलीगल एक्टिविटी हो रही है। यह भी एक गलत धारणा है। बहुत आपने एक फौजी को जिसके पास अब कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आपने उसको एक्सपोज कर दिया, और आपके पास कुर्सी है, रिसोर्सेज है, और आप वो काम खुद नहीं करना चाह रहे हो। ये मतलब जो एक फालतू का काम जिसको मैं कहूंगा, बिल्कुल सर, फालतू ही है, फालतू का काम है, उसके लिए आपको फौजी चाहिए। आप उसको अपनी वाली कुर्सी में बिठाओ या उसके आसपास की कुर्सी में बिठाओ, या उसके पास क्या पुलिस की सपोर्ट है, या खुद जाके करो। हमने पहले भी वीडियोस में हाईलाइट किया, बस कोई इलीगल बिल्डिंग बन गई, जो उस एरिया के इंचार्ज हैं या अथॉरिटीज हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको दिखता नहीं क्या कोई बिल्डिंग ओवरनाइट तो बन नहीं जाती है। जी सर। 1.5 साल 2 साल 3 साल तो लगते हैं ना, तो तब वो क्या सो रहे थे। और इस टाइप के काम के लिए उनको फौजी चाहिए कि उनकी बदनामी ना हो, भैया उस फौजी ने रिपोर्ट किया तो हम ये एक्शन ले रहे हैं। तो ये गलत धारणा उत्पन्न हो गई। इस टाइप के काम में फौजियों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। आपके पास रिसोर्स है, आपके पास पुलिस पावर है, आप जाइए इन्वॉल्व करिए और अपना काम अपने आप करिए। जी सर। तो गिविंग दिस रीजन कि हमने तो उनको दे दी एम्प्लॉयबिलिटी, इस टाइप की एम्प्लॉयबिलिटी वेलकम नहीं है। अब जहां तक आप बात करते रहे कि ना भाई नौकरी ने, देखिए एक टाइम होता है कि आपको समाज के और वर्गों के लिए नौकरियां छोड़ भी देनी चाहिए, कि मेन स्ट्रीम में इतना लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड है, आपने कुछ कर लिया, और कुछ मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट की स्कीमों ने आपको कुछ ऐसा दे दिया जी सर, कि आपने एक नेशन बिल्डिंग में अपना जो है कंट्रीब्यूशन करा, और आप समाज का सुधार कर रहे हैं। जी सर। जो हमारे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, और बाकी नौकरियां आप छोड़िए, जो अब यंग बच्चा वगैरह जो आ रहे हैं उनको आगे करने, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी है। जी सर। अच्छा, कितने लोग अगर इस टाइप का कॉर्पोरेट स्ट्रेस ले लेते हैं, देखो हेल्थ वाइज कितना लूज करते हैं। बिल्कुल सर। कहीं किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को कुछ हो गया, मतलब आप उस टाइप का एनवायरनमेंट झेल सकते हो नहीं, ये भी एक आप अगर झेल सकते हो। नई बीमारी का नाम सुना, सीएफटी वगैरह, वो सब इसी जॉब प्रोफाइल की वजह से होती है। लोग बैठे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल हो गया, ये हो गया, बैक पेन हो गया, इस तरीके से। टू मच ऑफ IT, टू मच ऑफ AI, ऑल दिस इज ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ना। तो ऐसा काम करें जहां आपको सम्मान भी मिले, और कुछ आपने जो गेन किया इतने सालों में, जी सर, उसको आप यूज भी कर सकें। सर वैसे तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लग गई कि भाई देखो मैटर रिस्पेक्ट तो है, उसके अलावा कुछ आप बोले बीच में। एक छोटा सा जोक जरूर मारना चाहूंगा मनीष जी, कि कहीं कुछ मैं सुन रहा था, तो एक आदमी पूछ रहा है कि भाई ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर। ठीक है कि नहीं? तो जो थोड़ा जोक मारने वाला आदमी, उसने जवाब दिया कि भाई देखो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसने ऐसा क्यों भाई, पैसा क्यों? उसने बोला ज्ञान तो हर कोई देता, पैसा हर कोई नहीं देता। ज्ञान तो मुफ्त में मिलता है। हाँ, ज्ञान तो, अब जैसे नौकरी की भी बात है, बहुत लोग बोल देंगे भाई क्या कर रहे हो, नौकरी नहीं है। अरे भाई कर रहे हो तो फिर अगर आप इतना अगर कंसर्न हो तो नौकरी दिलवा दो किसी को। दिलवाने के लिए कोई नहीं है, हाथ खड़े हैं, लेकिन ज्ञान देने के लिए जो सब फालतू का है ना। बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्ञान देने के लिए बहुत लोग खड़े जाते हैं। सो इफ यू कैन कंस्ट्रक्टिवली डू समथिंग फॉर समबडी, डू दैट, डोंट गिव अननेसेसरी एडवाइस, है ना। तो सर हम जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और उस मतलब आप थोड़ी, देखिए आम जो एक फौजी है वो काम यही ढूंढता है, जैसे मैंने ये पॉइंट बताया ना,
कि कहीं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल ना करना पड़े। बिल्कुल सर। वी आर नॉट ट्यून टू दिस, सर हमने एक इज्जत की जिंदगी जी है, ईमानदारी की जिंदगी जी है, और उसी कदमों में हम आगे चलना चाहते हैं, और उसी कदमों पे चलते हुए राष्ट्र निर्माण की जो है वो कामना करते और कम से कम फौजरी वगैरह जैसी चीजें तो ना कोई सवाल ही नहीं। इज्जत की नौकरी, ये तो आपने बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर दिया, कोई सवाल ही नहीं है। इज्जत की नौकरी हो, सब काम सही हो, सब काम अपने दायरे में चले, और हमें ये कोई गलत टैक्टिक्स या कोई गलत टेक्निक का इस्तेमाल, वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड फॉर दैट, ठीक है नहीं। हमारी क्वालिटीज पहले चेक होती है हमारे एसएसबी इंटरव्यूज में, उसको फर्दर ग्रूमिंग की जाती है, निखारा जाता है, तो वी आर नॉट ट्रेंड। हम तो इज्जत ईमानदारी की नौकरी चाहते हैं, इज्जत ईमानदारी का काम करना चाहते हैं बाहर निकल के भी। और मैंने कहा ना, जैसे समाज और राष्ट्र का उत्थान हो, अच्छा निर्माण हो, हम प्रगति करें, यही कामना करता हूं मैं तो सर मैं जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अगर किसी फौजी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपने ही कंधे बंदूक चलाई है, और आपके हित के लिए चलाई है, आपके हित के लिए चलाई है। कोई जो उसके जिसके लिए वो लड़ रहा है वो आप है, और जिसको वो मार रहा है उसका पर्सनल दुश्मन नहीं है वो। तो आप फौजी को काम दें, डिग्निटी दें, रिस्पेक्ट दें, हर चीज़ दें, बट उसका यूज ना करें, मिस यूज ना करें। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारा ये इंडिया का एपिसोड आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सर आप जाते जाते बाय कहिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू, विशिंग ऑल आवर व्यूअर्स ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।